I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. So if you are finding it helpful, please do share it with your friends. बहुत पहले से ही हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ये सोचते थे कि क्या मैटर की कोई ऐसी फॉर्म है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है और जिसे हम देख भी नहीं सकते, जिनमें से नाम आता है हमारे एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनट का, जिन्होंने ये पोस्टुलेट दिया था कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे और अल्टीमेटली मैटर की एक स्टेज आएगी जब हम उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, या ये कहो कि वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, और इसको महर्षि कनट ने नाम दिया था परमाणु। इसी आइडिया को ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी कंसिडर किया और इसे इन्होंने नाम दिया था एटम्स, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। लेकिन ये सारी चीजें उस टाइम फिलोसॉफिकल थी और कोई भी एक्सपेरिमेंट इन्हें प्रूव नहीं कर पा रहा था। पर आज हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली जानते हैं कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट होता है एटम। हालांकि अब हमें ये भी पता है कि एटम के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, लेकिन ये पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर मैटर से आइडेंटिकल नहीं होते। अब देखते हैं ये मॉलिक्यूल क्या है। तो ज़्यादातर एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ एटम्स जैसे हीलियम या आर्गन फ्रीली एग्जिस्ट कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कुछ एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ये या तो अपने ही जैसे या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे भी बन जाएगा, इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, जिन्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और ये लॉज दिए गए हैं एंटोइन लेवॉइसर और जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। तो पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो इसके लिए इन्हें केमिकली कंबाइन होना पड़ेगा। तो इनका केमिकल कॉम्बिनेशन करते टाइम हम जितना मास ऑफ हाइड्रोजन या जितना मास ऑफ ऑक्सीजन का यूज करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद भी उस प्रोडक्ट का मास उतना ही होगा। देयर विल बी नो चेंज इन देयर मास। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। अब ये AMU क्या है? दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटम के मास का यूनिट। इसको U भी बोला जाता है, जिसे कहते हैं यूनिफाइड मास। तो एटम तो बहुत छोटा सा होता है, उसके मास के लिए हम kg या किलोग्राम जैसे यूनिट्स का यूज़ नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। AMU एक बहुत छोटा सा यूनिट है, जिसके बारे में आप आगे और जानोगे, या इसकी क्या वैल्यू होती है वो आपको आगे पता चलेगी चैप्टर में। अभी हम अपने इस लॉ को समझने पे फोकस करते हैं। तो अगर हमने 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम लिया है, तो जाके हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, दैट इज H2O। और इनका मास आप देख सकते हो कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ स्टेट्स दैट in a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass। तो पिछले लॉ में हमें बताया गया था कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स का मास हमेशा सेम रहता है, रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। लेकिन इस लॉ में हमें बोला जा रहा है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, अब यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस से इनका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। और अभी पिछले लॉ के दौरान मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिफाइड मास और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ओवरऑल मास हो जाएगा 2U और ऑक्सीजन तो एक ही है, तो इसका मास होगा 16U। तो अगर हम इनके मास का रेशियो लेते हैं, सो दैट वुड बी 1:8। तो अब ये लॉ हमें कहता है कि ये रेशियो कहीं भी किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के लिए 1:8 ही रहेगा। इट वुड बी डेफिनेट। अगर हम कोई और कंपाउंड का एग्जाम्पल ले, जैसे अमोनिया,
तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन का एटम होता है और 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और नाइट्रोजन का मास होता है 14 यूनिफाइड मास या 14U। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे सो दैट वुड बी 14:3। अब किसी भी अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो मैटर को डिवाइड करते करते एटम तक पहुंचने तक का जो आइडिया था और ये जो दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे, इन तीनों को एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देने के लिए पिक्चर में आए हमारे ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन जी। इन्होंने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया और ये जो दोनों लॉ थे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इन तीनों को मिक्स करते हुए हमें एक पूरी थ्योरी दी जिसके कुछ पोस्टुलेट्स हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। तो पहले पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि जितने भी मैटर है इस पूरी दुनिया में वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं जिसे एटम कहते हैं और यही एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि इन एटम्स को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता और किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। अपने तीसरे पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसी होंगी। ऐसे नहीं है कि अगर कोई गोल्ड एलिमेंट है तो उसका कोई एटम 5 यूनिफाइड मास का है, कोई एटम 6 यूनिफाइड मास का है, उनका मास एक जैसा होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी ही होंगी। नेक्स्ट यानी कि अपने फोर्थ पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि अलग अलग मैटर या अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे, उनके मास अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होंगी। मतलब ये पिछले वाले पोस्टुलेट का जस्ट कन्वर्स है। अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि एटम्स छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम्स होने चाहिए ये कांस्टेंट होता है। जैसे H2O में 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए और एक ही ऑक्सीजन को मिलाकर के H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी खत्म होती है और अब हम देखते हैं कि एटम आखिर कितना छोटा होता है कि वो हमें आंखों से ही नहीं दिखता। तो एटम गोल होता है और इसके रेडियस को हम नैनोमीटर की यूनिट से मापते हैं और 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। इसे हम बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए एटम को देखने के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आता है जिससे इसको देखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उन सब के एटम्स को सिग्निफाई करने के लिए हम कैसे और क्या सिंबल यूज़ करते हैं। तो जॉन डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में एटम के लिए सिंबल्स यूज़ करे थे। पर क्योंकि हम इन सिंबल्स को याद नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्राइंग है, इसीलिए स्टार्टिंग में हमने सिंबल्स या फिर एलिमेंट्स के नाम रखने के लिए क्या किया था कि जहाँ से वो एलिमेंट पाया गया है उस जगह के नाम से ही हमने उस एलिमेंट का नाम भी रख दिया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर। कॉपर पाया गया था साइप्रस से, तो इसीलिए साइप्रस को ही थोड़े से लेटर इधर उधर करके कॉपर नाम दे दिया गया इस एलिमेंट को। पर आजकल IUPAC नाम की एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एलिमेंट्स के ये नेम, सिंबल या यूनिट्स को अप्रूव करती है। तो एलिमेंट्स के बहुत सारे सिंबल्स को हम उनके इंग्लिश नेम के पहले लेटर या पहले 2 लेटर से बना देते हैं। जैसे कार्बन का सिंबल हो गया C, एल्युमिनियम का सिंबल हो गया AL। इसमें भी एक रूल है कि जब भी हम 2 लेटर से एक सिंबल बना रहे हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। जैसे एल्युमिनियम का है AL, तो इसमें A कैपिटल है और L स्मॉल लेटर है। इसके अलावा कुछ ऐसे सिंबल्स भी है एलिमेंट्स के जिनका पहला लेटर तो उसके नेम के पहले लेटर के जैसा ही है, लेकिन दूसरा लेटर उस एलिमेंट के नाम में आगे आने वाला कोई लेटर है। जैसे क्लोरीन, इसका सिंबल है Cl, जबकि इसकी स्पेलिंग होती है CHLORINE। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जिंक है, इसमें भी Z के बाद I नहीं आता, सीधा ZN आता है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के नेम लिए जाते हैं उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से। जैसे आयरन का सिंबल होता है Fe और ये आया है उसके नेम फेरम से।
सोडियम का सिंबल होता है Na और ये आया है उसके नेम नेट्रियम से। पोटेशियम कालियम से आया है और इसका सिंबल होता है K। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम एलिमेंट्स के नेम या उनके सिंबल आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो आपको इसे एक ही बार में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक मास। तो एटम तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है, इसे मेजर करने के लिए हम ऑब्वियसली तराजू का यूज़ तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कंसिडर करते हैं। मतलब किसी चीज़ के रेफरेंस में उस एटम का क्या मास है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली साइंटिस्ट ने एक नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन का जो मास होता है ना, उसका 1/16 पार्ट को 1 AMU कंसीडर किया था। यानी इनिशियली उन्होंने कहा था कि अगर हम नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन के एक एटम के मास से 16 डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो एटॉमिक मास के 1 यूनिट के बराबर होगी। 1 यूनिफाइड मास की वैल्यू उतनी होगी। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। रिसेंटली यानी 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया था एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एटॉमिक मासेस। यानी अब ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए। अब ये आइसोटोप क्या होता है ये आप आगे जाकर के पढ़ोगे, अभी आप कार्बन 12 आइसोटोप को एक तरीके का एलिमेंट समझो। तो अब हम यूनिवर्सली ये मानते हैं कि एक कार्बन 12 आइसोटोप का एटम का 1/12 मास 1 AMU के बराबर होता है। अब ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर एटम्स जो फ्रीली एक्सिस्ट नहीं कर पाते वो अपने ही जैसे दूसरे एटम्स या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर इन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखो एलिमेंट्स में तो सारे एटम्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस से 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एक जैसे एटम्स अगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इन्हें एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड्स में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी पर। जैसे हीलियम और आर्गन फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं तो इनका एटॉमिसिटी होता है 1, इसीलिए इन्हें मोनो एटॉमिक कहते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन अकेले एक्सिस्ट नहीं करते, अपने जैसे एक और एटम के साथ मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो इनका एटॉमिसिटी होता है 2। और अगर वहीं हम ओजोन की बात करें तो ये 3 ऑक्सीजन के एटम का मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसकी एटॉमिसिटी होगी 3 और इसे बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। इसके अलावा फोस्फोरस जिसकी एटॉमिसिटी होती है 4, क्योंकि ये 4 फोस्फोरस के एटम का मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। और 4 से ज़्यादा एटॉमिसिटी वाले मॉलिक्यूल्स को जैसे सल्फर जिसकी एटॉमिसिटी होती है 8, इनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। अब हम बात कर लेते हैं आयंस की। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से मैंने आपको नाम बताया था इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो आयंस को समझने के लिए आप ये ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्जेस नहीं होते। तो एटम अपने आप में न्यूट्रल चीज़ है, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, तो आपस में ये न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने तो उस पर +1 का चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 का, और ये नंबर और ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर किसी रिएक्शन में किसी एटम ने किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस का नंबर तो उतना ही है और नेगेटिव चार्जेस का नंबर बढ़ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 का चार्ज, 2 लिया तो -2 का, 3 लिया तो -3 का, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। और यही चार्जेस आने के बाद हम किसी एटम को आयन कह सकते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसे कैटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसे एनायन बोलेंगे। अब ये तो एक सिंगल एटम की बात हो गई, लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें जो कि एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है तो उसमें भी एक ओवरऑल या नेट चार्ज हो सकता है। जैसे अगर हम NaCl जो नमक हम खाते हैं इसकी बात करें तो इसमें Na यानी सोडियम पर चार्ज है प्लस का और Cl यानी कि क्लोराइड पर चार्ज है माइनस का। तो प्लस माइनस अगर हम कैंसिल करें तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा, यानी इनका ओवरऑल चार्ज है 0।
अब जैसे जैसे आप आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये चार्जेस याद भी करने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट अज्यूम कर लो कि मान लो Na यानी सोडियम का चार्ज होता +2 और क्लोराइड यानी Cl का चार्ज होता हमारा -3। तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स अगर हम मिला दें +2 -3 होता है हमारा -1, तो इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -1। अब मॉलिक्यूल्स में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पहले एटम का जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है और बाकी के एटम्स का नेगेटिव हो सकता है। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम सीखेंगे केमिकल फार्मूलाज बनाना, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे जो कि बहुत चिंदी सा छोटकू सा टॉपिक है, और उसके बाद हम मूल कॉन्सेप्ट समझने के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये टेबल जो कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और ये आगे भी काम आएगी आपके।